इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, पेट की गड़बड़ या संग्रहणी। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं पित्त संग्रहणी के ऊपर, यानी कि जब पित्त के बढ़ने से हमारे शरीर में पेट की खराबी हो जाती है और संग्रहणी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, आईबीएस हो जाता है, उसे ही कहा जाता है पित्त संग्रहणी। परंतु आपको ऐसा लगता होगा कि पित्त तो अग्नि है, यह पाचन करता है, तो जब पित्त के बढ़ जाने से अग्नि का तो बढ़ जाना चाहिए, यानी कि पाचन और ज्यादा अच्छा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ आईबीएस की समस्या कैसे उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि संग्रहणी जो है मंद अग्नि का रोग है, यानी कि पाचन कमजोर होने का, अग्नि मंद होने का, पित्त के शांत होने का। परंतु इसके उत्तर में महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से एक गर्म जल को अग्नि के ऊपर डाला जाता है, जल तो गर्म था, उबलता हुआ था और अग्नि भी गर्म थी, परंतु उस जल के हमने अग्नि के ऊपर डाला तो वो अग्नि बुझ गई। ठीक इसी प्रकार जो पित्त है दो चीजों से मिलकर बना है, अग्नि और जल से। तो जब इसमें जल का रेशियो बढ़ जाता है, जल की मात्रा एक प्रॉपर रेशियो में तो ठीक रहता है, लेकिन जब इसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वह अग्नि को मंद कर देता है। तो इसका उत्तर यही है कि पित्त से आईबीएस क्यों होता है। नमस्कार, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। तो पित्त संग्रहणी के अंदर महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि ये होता क्यों है। होता इसीलिए है कि आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है। पित्त बढ़ा कैसे है? पित्तवर्धक भोजन खाने से। पित्तवर्धक भोजन क्या है? खट्टी चीजें, नमकीन चीजें और साथ ही साथ तीखी चीजें। तो ये तीखा मिर्च मसाला और ये फास्ट फूड वगैरह, नूडल्स फूडल्स जो भी आप खाते हैं, बहुत ज्यादा जिनमें नमक होता है, चिप्स विप्स के पैकेट्स या एडिशनल नमक आप ऐड करके खाते हैं, सलाद में, सब्जी में, कहीं कहीं भी नमक आप ऐड करते रहते हैं। तो ये जो लवण रस है ये पित्त प्रधान है, यानी कि गर्मी बढ़ाने वाला है। ठीक इसी प्रकार तीखी चीजें, मिर्च मसाले सब्जियों में, और कई लोग तो जोड़ जोड़ के, किसी को तो जब तक सब्जी के ऊपर तेल और मिर्च ना तैर रही हो तो सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, तो उनका पित्त तो बढ़ना ही बढ़ना है। और क्या, एक भोजन नहीं पचा और आपने अगला भोजन करना शुरू कर दिया है, यानी कि खुल के भोजन पचा नहीं है, उद्गार डकार वगैरह आई नहीं है और आपने अगला भोजन किया, तो इसके कारण भी पित्त आईबीएस हो सकता है। क्षारीय भोजन करने से, अधिक क्षारीय भोजन करेंगे आप अल्कलाइन फूड खाने से, तो उससे भी पित्त संग्रहणी होती है। तो यह तो रही कारण की बात। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि हमें पित्त संग्रहणी है? उसके लिए महर्षि चरक कुछ लक्षण बताते हैं। लक्षण में जैसे पित्त उष्ण है, गर्म है, तो ये बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है आपके शरीर में, यानी कि जलन जैसी समस्या, एसिडिटी जैसी समस्या उत्पन्न करता है। कई बार क्या होता है कि आपको दुर्गंध युक्त खट्टी ढकारें आती हैं। दुर्गंध युक्त खट्टी ढकारों के साथ साथ पानी, ऐसा लगता है खट्टा पानी आपके मुंह तक, कंठ से होते हुए मुंह में आ जाता है कई बार। तो ऐसी समस्या इसके अंदर दिखाई पड़ती है। हृदय के पास जलन होती है, कई बार हार्ट बर्निंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कंठ ये जलता रहता है बराबर, इसमें जलन महसूस होती रहती है। या साथ साथ गर्मी की समस्या है, ये पित्त बढ़ गया है तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है। इसके अंदर बार बार आप पानी पिएंगे खाने के साथ, खाने के बाद, यानी बहुत ज्यादा आपको प्यास लगेगी। और वो ऐसा कहते हैं कि पित्त का वर्ण तो पीला होता है, ठीक इसी प्रकार आपके शरीर का वर्ण यानी रंग जो है पीला पड़ने लगेगा। साथ ही साथ जो आपका मल होगा यानी कि स्टूल होगा वो काफी पतला होगा और वो गहरे पीले रंग का या नीले रंग का हो सकता है। इस प्रकार का उसका कुछ कलर होगा। और पित्त जलन युक्त है, उसके अंदर उष्णता है, तो आपके मल मार्ग में, जहां से आप मल त्याग करते हैं एनस के पास, वहां पर आपको जलन महसूस होगी, काफी ज्यादा तेज बर्निंग सेंसेशन होगा। पित्त का एक और गुण है दुर्गंध। पित्त दुर्गंध उत्पन्न करता है, तो आपके पसीने से, आपके स्वेट से, आपके मल से इतना ज्यादा पसीना आएगा कि आपको वो खुद भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये सभी जो लक्षण बताए गए हैं, इससे आप पहचान सकते हैं कि आपको पित्त संग्रहणी है कि नहीं। यह तो हुई लक्षणों की बात। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज में देखिए ऐसा है कि जो ग्रहणी रोग है या संग्रहणी रोग है, इतना आसानी से ठीक होने वाला भी रोग नहीं है। इसमें आपको एक एक्सपर्ट या चिकित्सक की जरूरत अवश्य ही पड़ेगी, क्योंकि आप वीडियो देख के जो समझ रहे हैं सही नहीं है कि जो आप जो समझ रहे हैं वही सही हो सकता है कि आपको पित्त संग्रहणी ना हो या संग्रहणी ना हो या कोई और समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ और आप इसको देख के अगर ऐसा इलाज करने लगेंगे तो आपके शरीर के लिए घातक पड़ सकता है। हाँ, आप इसकी दिनचर्या में इलाज कराते हुए यहाँ से सहयोग ले सकते हैं कि क्या क्या खान पान रखना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है और किस प्रकार की चीजें जो लें कि हमारे पित्त संग्रहणी को सही करने में वो हमें हेल्प करे। आयुर्वेद चिकित्सा का मुख्य अंग है जो वो है पंचकर्म। पंचकर्म आप घर पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये एक डॉक्टर या एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। तो महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि पंचकर्म के द्वारा वमन और विरेचन, जो एक्सिस पित्त आपके शरीर में, आमाशय में हर जगह आ गया है, उसको विरेचन कराया जाए, यानी कि ऐसी औषधियां दी जाए जिससे आपको लूज मोशन लगे, कई बार 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 आपको मोशन जाना पड़े,
और जो इकट्ठा पित्त है अंदर सारा वो बाहर हो जाए, या वमन कराया जाए, ऐसे द्रव्य पिलाए जाए काफी ज्यादा पिलाते पिलाते कि वो आपको उल्टी के मार्ग से यानी कि वापस मुंह के मार्ग से वो बाहर निकल जाए और साथ साथ वो अपने पित्त को भी लेके, आपके एक्सिस पित्त को भी लेके बाहर आ जाए। तो इसे ही कहा जाता है विरेचन और वमन। विरेचन और वमन से आपके एक्सिस पित्त को निकालने के बाद फिर लघु अन्न आहार वगैरह दिए जाते हैं, क्योंकि एक बार पाचन कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि बॉडी काफी ज्यादा कार्य करती है इस समय, विरेचन में बहुत ज्यादा शरीर से पानी वानी निकल जाता है, इसलिए लघु अन्न आहार दिया जाता है, क्योंकि पाचन एक बार कमजोर पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे आहार की मात्रा बढ़ाई जाती है जैसे जैसे पाचन सही हो जाता है। ये तो हुई विधिवत चिकित्सा जो कि आपको एक्सपर्ट्स के पास ही करानी चाहिए। लेकिन हम घर पे क्या क्या कर सकते हैं? घर पे हम सबसे पहले ये चीज कर सकते हैं, जैसे हमें पता चले कि ये पित्त संग्रहणी है तो इसके मूल जड़ को ही काट दीजिए, ये आगे ना बढ़ पाए, समझे नहीं? यानी कि जिन कारणों से ये होती है, आयुर्वेद भी ऐसा ही कहता है कि पहले मूल को खत्म करो फिर उपचार देखा जाएगा। तो ये होती किस किस से थी? खट्टे चीजें खाने से, तीखी चीजें खाने से, या अधिक नमकीन चीजें खाने से। ये तीनों चीजें ही पित्त की वृद्धि करती हैं शरीर में। हमें क्या खाना है? इन तीनों रस को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है, और बाकी ये जो 3 रस बच गए, क्या? मीठा, कड़वा और कसैला, इन चीजों का सेवन हम अधिक कर सकते हैं। प्रकृति दिनचर्या समाधान में हमने बात की थी कि कफ वालों के लिए शहद सबसे अच्छा होता है, पित्त वालों के लिए घी और वात वालों के लिए तेल। तो इसमें भी पित्त की समस्या है तो आपके लिए घी यहाँ पर उत्तम कार्य करेगा। आप घर के खान पान में, घरेलू खान पान में जो भी आप सब्जी वगैरह कुछ बनाते हैं उसको तेल की जगह, क्योंकि सरसों वगैरह तेल उष्ण होता है, पित्त वृद्धि करता है, तो इनकी जगह आप घी में बना सकते हैं। घी पित्त को शांत करता है, तो आप घी में सौंठ, जीरा, ये सब चीजें डाल के घी का सेवन भी कर सकते हैं। या सब्जियां वब्जियां जब आप बना रहे हैं तो उसको आप घी में बनाएं तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि तक्र का प्रयोग, तक्र का अर्थात दही में थोड़ा जल मिला के उसे फेंट लेना, उसे ही तक्र कहा जाता है। और छाछ का अर्थ होता है दही को अच्छे से फेंट के उसमें से मक्खन अलग कर लेना, और जो पानी बचा वो छाछ होती है। तो तक्र और छाछ में ये विशेष अंतर है। तक्र और छाछ का प्रयोग आपके लिए अच्छा है, परंतु ध्यान रहे वात वालों के लिए तक्र और छाछ थोड़ी खट्टी भी चल सकती है या थोड़ी बासी भी चल सकती है। लेकिन पित्त वालों के लिए अगर खट्टी हो गई तो वही पहले वाली बात कि खट्टा, नमक और तीखी चीजें जैसे आपको मना की गई है, तो उसमें ये खट्टा जैसे ही हो जाएगा तो ये आपके पित्त की वृद्धि कर देगा। आपने तो सोचा था कि तक्र का आ गया है खाने के लिए और यहाँ उल्टा नुकसान हो गया। तो इसीलिए तक्र मीठा होना चाहिए, दही मीठी होनी चाहिए। मीठी कैसे होगी? या तो आप उसमें शहद मिला लें, मिश्री मिला लें, खांड मिला लें, कुछ भी मिला लें, थोड़ी मीठी होनी चाहिए। कोशिश करें कि दही ताजी रहे, ज्यादा बासी ना हो, उसमें ज्यादा फेन या झाग उत्पन्न ना हो पाए, उसे मीठा ही आप प्रयोग कर लें। त्रिदोष नाशक चीजों में आंवला है, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। आंवले का रस, आंवले का मुरब्बा, ऐसी चीजें आप प्रयोग करें। मिश्री के साथ आंवला मिला के प्रयोग करें, पित्त वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मिश्री और आंवले को कूट के उसका चूर्ण बना लें, आंवले को और मिश्री उसमें मिला लें, उसका सेवन आप करें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हरड़ या बहेड़ा, ये भी जो चीजें हैं त्रिदोष नाशक है और पित्त को भी शांत करती हैं, तीनों ही दोषों को शांत करती हैं, तो इनका भी आप चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। पित्त वालों के लिए एक और बहुत ही अच्छी चीज कही गई है, अनार यानी कि दाड़िम। दाड़िम जो है पित्त वालों के लिए या संग्रहणी, पित्त संग्रहणी रोग के अंदर काफी ज्यादा अच्छा कार्य करता है। फ्रूट्स का जब जब भी वो प्रयोग करें तो कोशिश करें कि उनमें अनार सम्मिलित हो। आयुर्वेद में कुछ घृत के संस्कारित प्रिपरेशन होते हैं, यानी घृत के अंदर कुछ औषधियां डाल के उसे पकाकर तैयार किया जाता है, जैसे पंचतिक्त घृत है, महातिक्त घृत है या चंदनादि घृत है। तो इन सब घृत को आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आपके लिए कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है तो वो आप वहां से वो ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ चूर्ण भी हैं, जैसे नागरादि चूर्ण है, भूनिम्बादि चूर्ण है या बिल्लवादि चूर्ण है। ये सभी जो चूर्ण है आपके पित्त संग्रहणी में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अपने डॉक्टर से मिलके आप इनमें से सिलेक्टिव चूर्ण ले सकते हैं। तो यदि आप पित्त संग्रहणी को ठीक करना चाहते हैं, काफी ज्यादा पुरानी संग्रहणी होगी, तो डॉक्टर से तो अवश्य ही मिले। साथ ही साथ वीडियो में दी गई जानकारी से आप अपने घर में परहेज और जो जो चीजें आपके लिए सही है उसे खाना और जो सही नहीं है उसे त्याग करना, ये मूल जड़ होती है। अगर आप इसे नहीं काटेंगे तो सिर्फ दवाइयां लेते रहें या पंचकर्म कराते रहें, तो जब आपने समाधान ही नहीं किया, जड़ ही नहीं काटी, तो वृक्ष तो आगे बढ़ता ही रहेगा। जिस प्रकार से हम झाड़ी को समाप्त करते हैं, झाड़ी को ऊपर ऊपर से काट देंगे आप तो फिर उगाएगी, फिर काट देंगे फिर उगाएगी, तो ऊपर से कुछ भी करते रहिए, उसे वापस उगना ही है। तो आप उसकी जड़ को ही समाप्त कर दीजिए तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको योगाभ्यास भी बताऊंगा, जो कि आपको पित्त संग्रहणी, वात संग्रहणी, कफ संग्रहणी या त्रिदोष सन्निपातक संग्रहणी सभी के अंदर काफी ज्यादा लाभकर होंगे। तो इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास
समय पर पहुंच जाए। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। सादर नमस्ते।